नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को आज गिरफ्तार कर लिया। अर्नब पर 2018 में एक महिला और उसके बेटे को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। लेकिन आज जो मुंबई पुलिस ने किया, उसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। क्या मुंबई पुलिस की यह कार्रवाई कानून के तहत थी या फिर खुलेआम बदले की यह कार्रवाई थी? पहले आपको बताते हैं कि अर्नब गोस्वामी पर आरोप क्या है। 2018 में 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। अन्वय की पत्नी का आरोप है कि उनके पति ने रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में इंटीरियर का काम किया था। इसमें 5 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनका परिवार तंगी में आ गया। परेशान होकर अन्वय ने अपनी बुजुर्ग मां के साथ खुदकुशी कर ली। लेकिन सवाल यह उठता है कि 2 साल पहले जो मामला बंद हो चुका था, उस मामले पर अचानक एक सुबह मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी को उनके घर से खींचती हुई क्यों ले जाती है? अब ये वीडियो देखिए। बताया जाता है कि अर्नब के घर जब पुलिस पहुंची थी, ये वीडियो उस वक्त का है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पत्रकार के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। Ma'am, please. You put your signature on this paper. यह भी पता चला कि जब अर्नब को मुंबई पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी, तब उनके अपार्टमेंट के नीचे पुलिस वाले AK-47 लिए खड़े थे, जैसे वो किसी खूंखार अपराधी को पकड़ने आए हों। अर्नब का आरोप है कि पुलिस उन्हें घसीटते हुए ले गई और जूते तक पहनने का मौका नहीं दिया। And I need to make arrangements with my family. So please wait outside. No. You are closing the door. You signed all here. Don't worry. Ma'am, please. Ma'am, please. You put your signature on. तो ताज्जुब की बात है, पुलिस एक पत्रकार को गिरफ्तार करने जा रही है और नीचे AK-47 लेकर के साथ में जा रही है। यहां हम आपको बता दें कि किसी शख्स की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने DK बसु मामले में ये दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस एक आम आदमी को उसके अधिकार बताए और उसके सम्मान को ठेस ना पहुंचाई जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश बिल्कुल साफ हैं कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके अधिकार उसको जरूर बताए जाने चाहिए और साथ ही साथ उसके सम्मान को किसी तरीके की ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। लेकिन जब हम इस स्थिति में देखते हैं तो हालात हमें दूसरे नजर आने शुरू हो जाते हैं। यहां दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि अर्नब गोस्वामी को एक तरीके से सामाजिक तौर पर उनकी छवि को खराब किया जाए। ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। महाराष्ट्र पुलिस की ओर से गिरफ्तारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन किया गया। ऐसा लग रहा था कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस का इरादा उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना भी था। अब आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि गिरफ्तारी के दौरान मुंबई पुलिस का रवैया क्या था। ये तस्वीरें रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के वक्त की है। ये वीडियो अर्नब की ओर से रिलीज हुआ है। उसमें पहले पुलिस की टीम और अर्नब के बीच घर के दरवाजे पर बहस होती दिखी। पुलिस की टीम अर्नब को हिरासत में लेने के लिए घर के अंदर घुसी। Social distance. Yes. We'll keep. Maintain social distance. You are Don't worry. You have to cooperate with me. Why did you physically assault? थोड़ी देर बाद पुलिस ने फिर से अर्नब को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। What I'm asking, are you coming with me? Don't touch my son. Nobody touch your son. Come. Don't touch my son. Nobody has touched your son. You have touched my son. You assaulted me. Please come. You physically assaulted me. काफी देर की बहस और गहमागहमी के बाद पुलिस की टीम आखिर में अर्नब को खींचते हुए बाहर ले गई। जब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो अर्नब गोस्वामी ने एक बार फिर अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया। been beaten, मुझे मारा गया, मुझ पुलिस ने मुझे मारा।
अब ये जान लीजिए कि संगीन इल्जामों से घिरी मुंबई पुलिस ने आखिर अर्नब को किस इल्जाम में अरेस्ट किया। See, Arnab Goswami was physically assaulted in his house by two police officers, Praveen Patil and Sachin Vaze. Family members were pushed and his house was cordoned off for 3 hours. उसकी वजह है ये सुसाइड नोट। ये एक इंटीरियर डिजाइनर का सुसाइड नोट है और अर्नब पर उसे सुसाइड के लिए उकसाने का इल्जाम है। लेकिन ये मामला आज का नहीं बल्कि 2 साल पहले का है। 2018 में 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। आरोप है कि अन्वय ने रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में इंटीरियर का जो काम किया था उसके एवज में अर्नब ने 83 लाख रुपए का पेमेंट नहीं किया था। इस वजह से आर्थिक तंगी से परेशान होकर अन्वय ने अपनी मां के साथ खुदकुशी कर ली थी। 2018 में अलीबाग पुलिस ने केस दर्ज किया था, लेकिन 2019 में इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद मई 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश जारी किए। इसी वजह से अर्नब की गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है और सियासत शुरू हो गई है। पुलिस स्टेशन से जब अर्नब को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया तो वहां बीजेपी ने प्रदर्शन किया। अर्नब गोस्वामी जी के साथ आज जो हुआ है, ये पत्रकारिता के जगत के लिए एक काला दिन है। उनके माइनर बेटे के ऊपर अटैक करना, उनके घर में से उनको घसीट कर ले जाना, और वह भी एक ऐसे केस में जिसको 2018 में क्लोजर मिल गया था। कानून से बड़ा कोई नहीं है और महाराष्ट्र पुलिस जो भी कानूनन कार्रवाई है, कायदेशीर कार्रवाई है, उस प्रकार से कानूनन कायदेशीर कार्रवाई करेगी। ताज्जुब की बात यह है कि इस मामले में महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस कोर्ट में अपना एक रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले, जिसके बाद इस मामले को बंद कर दिया गया। तो क्या आज मुंबई पुलिस को इस मामले में कोई ठोस सबूत मिल गए, या फिर अपने खिलाफ हो रही कवरेज के जवाब में पुलिस ने कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल किया? सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की आलोचना कर रहे थे। इस सब के बीच अचानक मुंबई पुलिस कमिश्नर ने टीआरपी स्कैम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अर्नब के चैनल पर टीआरपी घोटाले का आरोप लगाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एफआईआर में नाम टीवी टुडे ग्रुप का निकला। इसके कुछ दिन बाद ही मुंबई पुलिस ने अर्नब के चैनल से 1000 से ज्यादा कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की और आज अर्नब को ही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहां हम ये साफ कर दें कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। अगर अर्नब ने कोई गुनाह किया होगा तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि क्या मुंबई पुलिस ने यह कार्रवाई सजा दिलाने के लिए की? यहां से एक बड़ा सवाल यह भी कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों, लोगों के अधिकारों की आवाज बनने वाले पत्रकारों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए क्या कोई व्यवस्था है? एक पत्रकार जब खबरों की खोज में अपने घर या दफ्तर से बाहर कदम रखता है तो उसे अपने अंजाम की फिक्र नहीं होती। उसे फिक्र होती है सिर्फ और सिर्फ सच सामने लाने की। लेकिन इसमें अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सफेद पोश लोगों से लेकर डॉन और माफियाओं की धमकियां झेलनी पड़ती हैं, तो कभी जनता के आक्रोश का भी सामना करना पड़ता है। कई बार तो जान पर बनाती है। IPI यानी इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस साल अब तक दुनिया भर में 26 पत्रकारों की हत्या हुई। पिछले 5 साल की बात करें तो यह आंकड़ा 355 है। भारत में इस साल पत्रकारों के मर्डर के 2 मामले सामने आए हैं और पिछले 5 साल में 20 पत्रकारों की हत्या हुई है। ज्यादातर पत्रकारों की हत्याओं के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्रकारिता थी। CPJ यानी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के एक अध्ययन के मुताबिक बीते 5 साल में भारत में पत्रकारों पर 200 से ज्यादा गंभीर हमले हुए हैं, तो कई पत्रकारों को कानूनी जाल में फंसाकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत में 2014 से 2019 के बीच 11 पत्रकार गिरफ्तार किए गए। 2020 यानी इस साल की बात करें तो RRAG यानी राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ लॉकडाउन के दौरान ही कोरोना महामारी की कवरेज के लिए 25 मार्च से 31 मई के बीच 55 पत्रकारों को या तो गिरफ्तार किया गया या फिर केस दर्ज किया गया या फिर सम्मन जारी किए गए।
यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मीडिया की दशा और आजादी पर सवाल उठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत इस बार 180 देशों में 142वें स्थान पर आ गया है। भारत में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आपने शब्द कई बार और सुना होगा और कई बार इसको कहा भी होगा, लेकिन क्या आपको यह पता है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ की शुरुआत कहां से हुई थी? ऐसा माना जाता है कि 1841 में ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस कैरल ने अपनी किताब ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री में पहली बार मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया था। वैसे आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम लोकतंत्र के जिन 4 स्तंभ का जिक्र करते हैं वो सिद्धांत ब्रिटिश और अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था को मिलाकर लिया गया है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हैं और इन तीनों पर बाहर से नजर रखने की जिम्मेदारी मीडिया की होती है। यानी मीडिया का काम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अच्छी और खराब दोनों बातों को लोगों के सामने रखना होता है। ऐसे में कई बार पत्रकार सच का सामना रखते हुए मुश्किलों में भी पड़ जाते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य पूरा करने के दौरान पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा को लेकर संविधान या कानून में कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि इस मामले में सांसदों और विधायकों को कानून में कई तरह के विशेषाधिकार दिए गए। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत जब सदन चल रहा हो या सदन के शुरू या स्थगित होने के 40 दिन तक सिविल मामलों में सांसदों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यही नहीं, आपराधिक मामलों में गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को सदन के अध्यक्ष को बताना जरूरी होता है। जज भी अपना काम बेखौफ होकर कर पाएं, इसके लिए भी बाकायदा एक कानून है, जिसके तहत न्यायपालिका से जुड़ी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए जज किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई उन पर नहीं की जा सकती। किसी भी जज को किसी निजी मामले में गिरफ्तारी से पहले पुलिस को डिस्ट्रिक्ट जज या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बताना जरूरी होता है। लेकिन पत्रकारों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। भारत में इस वक्त कितने पत्रकार हैं, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, क्योंकि भारत में पत्रकार बनने के लिए ना तो कोई डिग्री लेना अनिवार्य है और ना ही पत्रकार बनने के बाद किसी संगठन या रेगुलेटरी बॉडी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। एक जॉब पोर्टल के मुताबिक भारत में पत्रकारों की औसत आय करीब 22,000 रुपए महीना है, जो कि अन्य सेक्टर्स के मुकाबले काफी कम है। लेकिन यह भी सच है कि एक सच्चे पत्रकार के लिए पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों का भरोसा और सच सामने लाना होता है। एडिटर गिल्ड्स ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर आज कड़ा ऐतराज जताया है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने उन्होंने इस पूरे हमले की निंदा की है, इस पूरे मामले की निंदा की है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के सीएम को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि गोस्वामी के साथ उचित व्यवहार किया जाए और मीडिया द्वारा महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग के खिलाफ राज्य शक्ति का उपयोग नहीं किया जाए। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की ओर से भी घटना की निंदा और महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की गई है और इसे पत्रकारों के खिलाफ राज्य सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग करार दिया गया है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटने वाला कृत्य बताया है। महाराष्ट्र सरकार पर पुलिस फोर्स का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। टीवी 9 भारतवर्ष भी किसी भी एजेंडे वाली पत्रकारिता से सहमत नहीं है। हम मुद्दों को सनसनीखेज नहीं बनाते, आक्रामक और मुखर होने का अंतर समझते हैं। इसलिए देश का कानून चाहे मीडिया हो या पुलिस, सबके लिए सर्वोच्च है। हमारा मानना है कि सही सही है और गलत गलत। अगर किसी गलती की प्रतिक्रिया में दूसरा गलत काम किया जाए तो वो पहले गलत काम को न्याय संगत बना देता है।